सर जी, ऊपर के लेवल्स बना रखे हैं एनजी में सर 350 पे है, 375 पे है, 400 पे, 500 पे लेवल्स है सर ये तो अभी द 200-300 के नीचे चला गया सर जी, हमें बचा लीजिए। सर जी, हम क्या करें सर जी? कौन से लेवल्स होने चाहिए? आप थोड़ा एजुकेट कर दीजिए हमको। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स मेरे पास आते हैं, रोज़ आते हैं, कॉल्स आते हैं, क्वेश्चन्स आते हैं और फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर कहीं माइनस में तो नहीं हो जाएगा सर? क्या माइनस में होने वाला है? क्या नेचुरल गैस माइनस में होने वाला है? ज़ीरो होने वाला है नेचुरल गैस? ठीक है ना? इस सब के आंसर्स आपको इस सेशन में मिलेंगे। सो वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉगर चैनल। आज के ब्लॉग्स में हम बात करने वाले आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम कि नेचुरल गैस के इंटरनेट लेवल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म रेट का क्या रहेगा, पोजीशन ट्रेड कैसी रहेगी, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, न्यूज़ एनालिसिस कौन-कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसके चलते मार्केट में ये हाल है, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि उसका प्राइस सेंटिमेंट इफेक्ट क्या पड़ेगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, अ कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होने वाला है गाइस पूरा। जिसमें आपको बेस्ट लेवल्स अलोंग विद द स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी आपको सब मुहैया करवाई जाएगी। तो देर किस बात की? चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना आप ज़रूर ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन वीआईपी की तरह सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। मैं अपलोड करूँगा, आपके पास वीआईपी की तरह नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आगे तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि न्यूज़ मार्केट में चल क्या रहा है आखिरकार नेचुरल गैस से रिलेटेड या ये कौन-सी न्यूज़ है भाई साहब? कब आई है? 12 जनवरी को 1 पीएम सीएसटी ओके। सो व्हाट विल 40 बिलियन डॉलर इन रशियन इरानियन एनर्जी डील लुक्स लाइक? ये कौन-सी डील है? देखिए ऑन जुलाई पहले तो बताता हूँ कि रशिया ईरान भाई-भाई हैं, जो भी यूएस का दुश्मन है वो आपस में फ्रेंड्स हैं। सो ऑन जुलाई 19, 2020 द नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी साइन्ड अ मेमोरेंडम of understanding with Russian gas company Gazprom worth close to $40 billion. This is not a small amount, including this Iran, small country, not big countries, and the Russia as well, right? The MOU included the expansion of the मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा. The MOU included the expansion of the creation by enhancement the international in the war economies possible realizations. देखिए ये कब डील हुई थी? 19 जुलाई 2022 को. तो हमारा जब ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो चुका था उस समय ये डील हुई है. तो अब इस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भाई साहब, नीचे एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखो द डील इज़ साइन्ड बाय द व्लादिमीर पुतिन इन द तेहरान द एक्सपांशन ऑफ द क्रिस द नॉर्थ एंड एलएनजी प्रोजेक्ट। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा जब भी है ना कोई डील होती है, तो आपको क्या लगता है कि 40 बिलियन की डील हो गई रशियन ईरान एनर्जी में ये होती है, डील नहीं होती है, डील के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, मैं अगर आपको बोलूँ, आज अफ़गानिस्तान की इतनी वैल्यू क्यों है? अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर पाइपलाइन जाती है ना, तो ईरान से होके जाती है अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान की अगर पाइपलाइन जाती है ना, तो अफ़गानिस्तान से होके जाती है, ठीक है ना? तो ये बड़े अहम मुद्दे भी हो जाते हैं, आप समझ रहे हो ना? जैसे हम अभी अभी हमने पाइपलाइन बिछाएँगे मान लो रशिया के लिए, तो हमारी पाइपलाइन कहाँ से होके जाएगी भई यूरोप से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी? तो हमें उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, आप समझ रहे हो ना? तो वो हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर ज़रूर होना चाहिए यूरोप, क्योंकि हम अच्छे तरीके से बिज़नेस कर सकें, अच्छे तरीके से हम ऑयल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जब 40 बिलियन का ट्रेड होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पॉलिटिकल जब कोई यूएन में कोई काउंसिल्स होती है, तो उसमें फिर रशिया ईरान को सपोर्ट करता है, फिर ईरान रशिया को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब एक कोई बी डील होती है ना, तो वो सिर्फ़ डील धंधे वाली नहीं होती, डिप्लोमैटिक लेवल पे भी होती है, ठीक है ना? पॉलिटिकल लेवल्स पे भी होती है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट यही पड़ने वाला है कि जब ये नेचुरल गैस का जो भी यूरोप ने जो खाली कर दिया भई रशिया का माल, राइट? अब रशिया के पास माल ही माल पड़ा है, कहाँ बेचे? तो वो इधर से उधर निकाल रहा है। अब ईरान के खुद के भी अपने हालात खराब हैं, आपको पता ही है, सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने, ईरान से हम तेल नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, तो उसकी खुद की हालत खराब है, तो वो कहाँ पैसा देगा रशिया को, ठीक है ना? तो कुल मिला के मार्केट में क्या है कि जो पड़ा हुआ है नेचुरल गैस, ठीक है ना? इसके पास बहुत पड़ा हुआ है। डिमांड तो देखो मार्केट में अभी भी कम नहीं हुई है नेचुरल गैस की, लेकिन क्या है ना कि रशिया के माल की कम हो गई, क्योंकि रशिया का माल अब कहीं नहीं बिक रहा है, अमेरिका धड़ल्ले से यूरोप को बेच रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि सप्लाई चेन देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे ना डिमांड और यहाँ पे अगर इस न्यूज़ के बेसिस पे मैं अब और भी न्यूज़ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा डिमांड है अभी भी नेचुरल गैस की। अब देख लीजिए एक आर्टिकल आया है जल्दी से, द बुलिश केस फॉर द नेचुरल गैस फ्यूचर। द bearish factor have driven down natural gas future by 61% since last August. The natural gas prices feared some losses on Thursday afternoon with Henry Hub future recovering to this one. The possibility of the free fall restarting inching closer. मैं हिंदी में बात करूँगा यहाँ पे, डोंट वरी। वेदर शुड देखो फिर से वेदर की बात आ गई। वेदर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता वेदर से कुछ होने वाला है यहाँ पे। राइट? तो देखिए अब यहाँ पे ना ये सारी न्यूज़ है ना जो मैंने पढ़ ली है, ठीक है ना? ये एक और न्यूज़ है, कोई नेचुरल गैस प्राइस इन यूरोप ईज़ बट द एनर्जी क्राइसिस देखो प्राइस ईज़ हो गई है क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम हो गई है और दैट वाज़ द रीज़न
ठीक है ना? क्यों डिमांड कम हो गई? देखो लोगों ने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है ना? नेचुरल गैस में अब यूरोप में किसी तरह का क्राइसिस नहीं है, राइट? बिल्कुल भी। क्योंकि उन्होंने भर-भर के ले ली अमेरिका से। अब उनके पास वहाँ पे नेचुरल गैस जो भंडार हो गए ना, अब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठंड निकल जाएगी तो नेचुरल गैस की प्राइस नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए इसी के चलते यहाँ मार्केट में ऐसा लग रहा है कि अब कोई ज़्यादा डिमांड रही नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है ना? है ही नहीं, चाहिए ही नहीं नेचुरल गैस को, अब मार्केट में चाहिए ही नहीं उसको, उसने भर रखे हैं सारे। तो इसी के चलते गाइस और जो प्राइस कैप हुआ था, उसी के चलते मुझे लगता है डाउन जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला आपको, अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आपने जो 580 वाला जो लेवल दिया था, उस पे आपने लेवल्स दिए थे 580 पे जब ये मार्केट था गाइस तब मैंने लेवल्स दिए थे 420 के। कुछ ऐसा धमाका आप फिर से कर दीजिए। तो गाइस हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ या कोई चमत्कार नहीं हूँ कि मैं ऐसे लेवल्स आपको ज़िंदगी भर समझ रहे हो ना, जब बनेगा तभी दूँगा, राइट? बाकी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको चार्ट के बेसिस पे। जैसा कि मैंने वीडियो में बना के बोला था कि मैं बुलिश हूँ, अगर ये 280 भी चला जाता है, स्टिल आई विल बी बुलिश, ठीक है ना? मैं शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ क्योंकि देखो ये जो लेवल्स है ना गाइज़, यहाँ पे अब एक्सपायरी का खेल आने लगा धीरे-धीरे जैसे एक्सपायरी पास आती है, राइट? तो जैसे ही एक्सपायरी हटेगी, आपको ये उछाल आता हुआ दिखाई देगा, तो शॉर्ट टर्म में मैं इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बना के बोला था, मैं अभी भी बुलिश हूँ क्योंकि ये एक फेयर वैल्यूएशन है, आपको एक फेयर वैल्यूएशन मिल रही है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे इंट्राडे के लेवल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म के पोजिशनल ट्रेड भी आपको यहाँ पे बता दूँगा। ट्रेड बताने से पहले बता दूँ दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद अपने आप से ट्रेड करें क्या आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र राइट। देखिए गाइस यहाँ पे 3.0 2.2 पे 7.0 पे ट्रेड कर रहा है तो जब तक ये 307 को ब्रीच नहीं करता, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब तक ये 307 की ब्रीच नहीं करता तब तक आपको ऊपर के लेवल नहीं मिलेंगे। सो अबव 307 वी कैन सी बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट एंड द न्यूज़ मुझे लगता है कि 312 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं अबव 307 आफ्टर 312 इट कैन बी दैट 312 टू 225 बहुत बड़ा ज़ोन है। 312 से 325 का जो ज़ोन है उसमें किसी तरह का कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं बनता है यहाँ पे क्योंकि वो एक ब्लाइंड ज़ोन है, इतना बड़ा ब्लाइंड ज़ोन है। आप सर बोले सर 312 से 325 ऑलमोस्ट 3% से भी ज़्यादा 4% से 4% के आस-पास तो है गाइज़ वो ब्लाइंड ज़ोन है। तो उसके बाद सीधा है कि 325 जब तक क्रॉस नहीं करता है, नहीं, जैसे ही अबव 325 जाता है, नो नीड टू सस्टेन आपको वापस से 329.5 के लेवल्स मिल जाएँगे। 330 क्रॉस करता है, फिर सीधा आपको 342 के लेवल्स आते हुए दिख जाएँगे 330 के बाद। तो ये इसके लेवल्स रहेंगे। अब मुझे अगर कोई पूछता है कि शॉर्ट टर्म में एक लेवल दे दीजिए, तो मेरे हिसाब से आप अगर अगली एक्सपायरी में जाते हैं, फ़ेब वाली एक्सपायरी में, तो मुझे लगता है कि मैं इस लेवल के बेसिस पे बता रहा हूँ। अभी मैं देखो मैं अगर फ़ेब वाली ले लेता हूँ, चलो फ़ेब वाली मैं बताता हूँ आपको, सीधी फ़ेब वाली ले लेते हैं हम। फ़ेब वाली ये रही हमारी एक्सपायरी, राइट? तो सीधी फ़ेब वाली एक्सपायरी में चले जाते हैं। फ़ेब वाली एक्सपायरी क्या है? 282.0 तो अगर आप फ़ेब वाली एक्सपायरी के हिसाब से पूछे तो मुझे लगता है कि 282.80 यू नो तो यहाँ पे आपको पोज़ीशन मैंने लेवल्स तो जनवरी एक्सपायरी के हिसाब से बता ही रखे हैं, आप उससे टैली कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि डेफ़िनिटली आपको 380 के लेवल्स फ़ेब एक्सपायरी में मिलने के चांसेस अच्छे हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं। 380 मैं 380 बोल रहा हूँ तो आपको 350 भी मिल जाए तो कौन-सी मतलब बहुत अच्छा है ना 350 के लेवल पे मिल जाए। बट 350 तो मुझे डेफ़िनेटली लगता है एक बार चार्ट देख लेते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं सर चार्ट आप बता नहीं रहे हो, मैं चार्ट बता देता हूँ आपको। ये फ़ैब एक्सपायरी है गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? तो 1 ईयर का चार्ट, ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पे जो एक है ना बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना? आप दिख ही रहा है आपको सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि इस सपोर्ट को ये ब्रीच नहीं करेगा और यहाँ पे कंसोलिडेट होता होता रहेगा और आपको उसमें मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको कम से कम 350 के लेवल्स तो आपको यहाँ पे आते हुए ईज़िली दिखेंगे। 350 तो मुझे लगता है कि फ़ैब एक्सपायरी में ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है आई कैन बी रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो फिर से हमको हेजिंग करनी पड़ेगी, हम हेजिंग करेंगे। तो जिसके पास कैपेसिटी लोड की है, वो हेजिंग कर सकता है, जिसके पास नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली वो हेजिंग नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से कि अगर आपको कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करके यू वांट टू अर्न समथिंग तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। वो फिलॉसफी बिल्कुल बेकार होती है कि ज़ीरो से 10,000 करोड़ कमाएँ, ज़ीरो से 15,000 कमाएँ, वो उसका कोई हाथ-पाँव नहीं है, वो सब फालतू की बातें होती हैं। ज़ीरो से कौन कैसे कमा लेगा? ज़ीरो इंटू कितना भी करे ज़ीरो ही होता है। क्या बकवास कर रहे हो यार आप, राइट? ठीक है ना? चलिए अब न अपन बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की, ठीक है? तो एनजी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की। तो देखिए यहाँ पे 3.67 है, तो हमारे लेवल अचीव हो गए, मैंने कल भी बोला था
ठीक है ना? अगर 3.72 के नीचे जाता है तो आपको 3.68 मिल जाएगा, तो वो अचीव हो गया। अब आगे क्या करना है? देखिए, आगे यहाँ पे बड़े क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो अभी प एक बार मैं पहले इंडियन मार्केट देख लेता हूँ, इंडियन मार्केट हमारा कहाँ है? ओके, अभी भी 302.60 पे है या नीचे चला गया पता नहीं। ये थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। तो देखिए, वहाँ पे जो सबसे बड़ा है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन से आपके लेवल्स रहेंगे। 3.67 है ना, तो यहाँ पे गाइज़ आपको 3.61 के नीचे अगर जाता है, तो आपको डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि 3.55 के लेवल्स तो आपको आसानी से आते हुए दिखेंगे। और जो सबसे बड़ा रेज़िस्टेंस है वो गाइज़ है, देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट में बता देता हूँ। नहीं तो आप फिर बोलेंगे कि सर चार्ट खुला रखिए, वो रखिए, तो मैं आपको चार्ट पे ही बता देता हूँ ना। 1 ईयर मैं वैसे ही बता चुका हूँ, 5 ईयर पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये देखिए, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये देखिए, आप जो अगर देखोगे ना, ये जो 3.40 का है मेरे हिसाब से, ये जो टूटता है ना, तो आप देख सकते हो फिर बहुत नीचे जाएगा, मतलब 3 के आस-पास आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, अगर ये टूटता है। व्हिच इज़ आई थिंक कि नहीं टूटेगा, मुझे नहीं लगता टूटेगा। और अगर टूटता है तो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। बहुत अच्छा रहेगा वो अगर इससे नीचे जाता है तो गाइस, डेफिनिटली। व्हिच इज़ मुझे नहीं लगता। अब मैं इंट्राडे बता ही दिया, ऊपर के मैं बता देता हूँ, ऊपर के क्या रहेंगे। ऊपर के भी यहाँ पे आपको देखो क्लियर कट दिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि 3.73 को अगर क्रॉस करता है, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे 3.78 के लेवल्स आते हुए ईज़िली दिख सकते हैं, डेफिनिटली दिख सकते हैं। तो गाइस ऑन एंड ऑल अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रोस्पेक्टिव पूछें, मेरा क्लियर विज़न है, बुलिश हूँ फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू द करंट न्यूज़ एनालिसिस, राइट? अब मैं बात कर लेता हूँ हमारी स्ट्रैटेजी की बात, कि भाई स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो देखिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे बड़ी सिंपल सी गाइस हेजिंग रहेगी। मैंने कहा ना देखो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल माहौल बन रहा है। अब ठीक है ना? तो गाइस सीरियसली एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे आके कैंडलस्टिक फेल हो जाता है इस चीज़ पे, जैसे ये ब्लैक होल है यहाँ पे तो ब्लैक होल में सब कुछ चीज़ें फेल हो जाती है, राइट? उसी तरीके से कैंडलस्टिक फेल हो गई यहाँ पे। न्यूज़ अभी ऐसा जैसे कोई न्यूज़ आ नहीं रही थी जो पहले आती थी, याद हो तो पहले तो काफ़ी बहुत सारी न्यूज़ आती थी कि क्रूड ऑयल में ये हो गया, एफईडी की हाइक, फेड हाइक आ गई और फलाना बहुत सारी बड़ी-बड़ी न्यूज़ आती थी। अब वो न्यूज़ आना बंद हो गई है। तो न्यूज़ भी यहाँ पे अभी ऐसा जैसी कोई है नहीं, सिर्फ़ डील हो रही है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है न्यूज़ की, ठीक है ना? तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द परफेक्ट पोज़ीशन यहाँ पे आपको हेजिंग के लिए। तो हेजिंग के लिए यू गोना रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ लॉट्स, दैट डेफिनिटली यू विल रिक्वायर, राइट? वो आपको चाहिए ही चाहिए बहुत सारे लॉट्स, तभी आप हेजिंग कर पाएँगे। तो हेजिंग ही सबसे बड़ा कांसेप्ट है यहाँ पे। और ध्यान रखिए गाइज़, यहाँ पे इस कंडीशन पे अगर आप मुझसे पूछें, ध्यान से सुनिए, इस कंडीशन पे आपको ऑप्शन एक्सपायरी नहीं करनी चाहिए। मैं वापस से बोलता हूँ, जब इस तरह की कंडीशंस आ जाती है, बॉटम पे आउट हो जाता है, ये हो जाता है, तो आपको ऑप्शन एक्सपायरी में नहीं करना चाहिए। आपको फ्यूचर में करना चाहिए और फ्यूचर में भी उसको करना चाहिए जो रोल ओवर कर सकता है, ठीक है ना? फ्यूचर में रोल ओवर का ऑप्शन, सो गाइस रोल ओवर का ऑप्शन बहुत कंपल्सरी है। आज तक 6 महीने में हमने कभी रोल ओवर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने में रोल ओवर नहीं किया तो अब आगे कभी रोल ओवर नहीं होगा। रोल ओवर ज़रूर आपको है ना, कोई ऐसी अपनी फर्म ब्रोकरेज ऐसी करिए जिसमें आपको रोल ओवर का ऑप्शंस मिले गाइस। या रोल ओवर नहीं मिलता है तो आप कहीं पे फैब सीरीज़ बीच में ही ले लीजिए। वो एक ऑप्शन आपके पास रहता है गाइस कि फैब सीरीज़ ले सकते हैं। बट रोल ओवर का ऑप्शन अगर रहता है तो वो सबसे बेस्ट है गाइस। अब यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे ही दिया मैंने। अब एक चीज़ है जो मेरी मोरलिटी बनती है, हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी मार्केट में कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस आप ना फैलाएँ। कोई भी न्यूज़ आए आपके पास, उसको ढंग से एनालाइसिस करिए, ढंग से, मतलब बहुत सारी हमारे पास ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके सर्च करिए। अगर वो हर वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, देन वी कैन कंक्लूड, हम इस सारांश पे आ सकते हैं कि हाँ भाई, वो न्यूज़ सही है। तो उसको आप इम्प्लीमेंट करें, फिर दूसरों को भी फॉरवर्ड आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन विदाउट उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करे, अगर आप एक अंगूठे से टिप करके उसको व्हाट्सएप, टेलीग्राम से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ध्यान रखिए गाइस, ये एक तरह का क्राइम हो गया है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके ये फिंगर टिप को फॉरवर्ड करने की वजह से न जाने कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। और सेम गोज़ फॉर यू एज़ वेल। कोई आपको फॉरवर्ड कर दे तो आपको हो जाएगा। Then why don't you guys, take your moral responsibilities and help each other investors? We all retail investors need to come together and we have to work for each others rather than victim become a operator, right? ऑपरेटर के विक्टिम बनने से अच्छा है कि हम लोग आपस में, और सेबी भी यही चाहता है। सेबी भी यही बोलता है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर को समझे थोड़ा कि उनको क्या करना चाहिए, तभी वो मदद कर पाएँगे ना, नहीं तो क्या मदद करें? क्योंकि देखो ऑपरेटर हमारे से काम करवाता है, सेबी किसको पकड़ेगी? रिटेल को पकड़ नहीं सकती, उनको तो वो चाहिए जो कल्प्रिट है, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए ध्यान रखिए गाइस, कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आप आगे सर्कुलेट ना करें। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।